Okay, dear student. So next we have magnetic force. So I think you all are aware of the magnets. ठीक है, जब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लाने की कोशिश करते हैं तो आप एक रिपल्शन फील करते हैं अपने हैंड में. मीन्स एक फोर्स जो आपको पीछे धक्का दे रहा है, दैट इज रिपल्शन फोर्स. और अगर दूसरे मैग्नेट को आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल पे, अपोजिट पोल्स हो गए ना, लाते हैं तो थोड़े दूर से ही आप उसे रखते हैं. दे कम एंड स्टिक विथ ईच अदर, आपस में चिपक जाते हैं ना. सो दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो ये कांटेक्ट में नहीं थे फिर भी इन्होंने फोर्स शो किया. तो ये क्या है? मैग्नेटिक टाइप का फोर्स जो मैग्नेटिक थिंग्स में होता है. जैसे आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है या फिर मैग्नेट को आयरन अट्रैक्ट करता है. सो दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. The magnetic force between the poles of two magnet at a distance means दूरी पे. Like pole repel each other while the unlike pole attract each other. Like pole means नॉर्थ से नॉर्थ पोल हमेशा रिपेल करेगा, दूर जाएगा, और नॉर्थ के साउथ पोल हमेशा अट्रैक्ट करेगा, पास आएगा. ठीक है. सो देखिए, डू यू नो द ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव वाइल द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. ठीक है. कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है. कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि ग्रेविटेशन उसको पीछे को धक्का दे और वो फ्लोट करने लगे. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. वेयर इज अ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी अट्रैक्टिव और कभी रिपल्सिव भी हो सकते हैं. ठीक है. The non-contact force in magnitude depends on the distance of separation. जो non-magnetic force हैं उनका magnitude means उनकी ताकत डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे. अगर हम इन दोनों नॉर्थ पोल को बहुत दूर दूर रख देंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा और हो सकता है कि ये रिपल्शन दिखाए भी ना. ठीक है. अब जैसे नॉर्थ और साउथ पोल है, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इतना दूर आपने साउथ पोल लगाया तो फोर्स मैग्नेट खाली हिलेगा, उसके पास नहीं जाएगा. थोड़ा और पास लाएंगे तो और जोर से हिलेगा, और इतना पास लाएंगे तो दे स्टिक ईच अदर. तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा जितनी डिस्टेंस कम होती जाएगी. ठीक है. और मैग्नीट्यूड घटता जाएगा जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी. देखिए लिखा है, व्हेन द डिस्टेंस सेपरेटेड इज डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिकम 1/4. ठीक है. एक टाइप का फोर्स है फ्रिक्शन, जो डे टू डे हमारे हर लाइफ में, हमारी लाइफ को स्मूथ बनाने में ये काम करता है. उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. देखिए, आपने कभी भी देखा होगा कि जब हम साइकिल मूव करते हैं, ब्रेक लगाया और थोड़ी देर बाद साइकिल रुक गई. एक बॉल रोल हो रही थी ग्राउंड पे, थोड़ी देर बाद वो रुक गई. या फिर जो सरफेस रफ है, हम उसमें इजीली चल पा रहे हैं, रोड पे हम इजीली चल पाते हैं, रफ सरफेस होती है. अगर वहाँ पे ज़मीन में जितनी भी स्मूथ सरफेसेस होती हैं, जब हम अपने फ्लोर्स में टाइल्स लगवाते हैं तो वो स्मूथ होती जाती हैं. और अगर उस पर ऑयल गिर गया तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इवन स्टैंड ऑन दैट ऑयली सरफेस. तो ऐसा क्यों है? देखिए, एक फोर्स है जो हमेशा मोशन के फोर्स के अपोजिट एक्ट करता है. नहीं तो एक बॉल अगर हम रोल करते हैं वो हमेशा पूरी जिंदगी भर रोल होती जाती है अगर वहाँ पे फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होते हैं. तो जो फोर्स मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलता है. इसी की वजह से चलती हुई चीज़ें रुकती हैं. ठीक है. फ्रिक्शन होता है, जो चीज़ रफ होती है वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. वहाँ एक बॉल को आप एक रफ सरफेस पे रोल करिए, वो थोड़ा सा दूर जाके रुक जाएगी, और उसी बॉल को आप स्मूथ सरफेस पे रोल करिए तो वो बहुत दूर जाके रुकेगी, क्योंकि स्मूथ सरफेसेस पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता जाता है. ठीक है. और जहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, जिस चेयर पे हम बैठे हैं अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम उस पर बैठ नहीं पाएंगे. वी यूज टू स्लाइड. अगर ज़मीन में हमारे फ्रिक्शन नहीं है तो हम खड़े होकर स्मूथली चल भी नहीं सकते हैं, हम लोग स्लिप करेंगे. ठीक है. तो फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So देखिए, it is our common experience that if we stop pedaling our bicycle, it gradually slows down and ultimately it stops after traveling a certain distance. Similarly, if we roll a ball on a plain ground, it moves up to a certain distance and then stops. देख रहे हैं ना, बॉल रोल हो रही है, थोड़ी देर में जाके रुक गई. This question arises, why did the bicycle and the ball stop? So the reason is, since a force can stop a moving body, तो इसका कारण है कि ज़रूर कोई एक ऐसा फोर्स है जो चलती हुई चीज़ों को रोक रहा है. So when we say that there must be a force acting on a bicycle or a ball which has stopped them, the force which slows down the motion of a moving body in contact with the surface of another body is called a friction force. ठीक है. एक फोर्स जो स्लोज डाउन करता है मोशन को एक मूविंग बॉडी के, जो कि कांटेक्ट में है किसी दूसरी सरफेस के, तो उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन. दिस फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन. ये फोर्स हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. देखिए ये बॉल यहाँ को मूव कर रही है तो मोशन की डायरेक्शन यहाँ है, तो फ्रिक्शन यहाँ से लगेगा उल्टी डायरेक्शन में. ठीक है, ये देखिए फिगर, ये बॉक्स हैवी बॉक्स है, इसको आगे को मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन हमेशा इसकी उल्टी डायरेक्शन में यहाँ को लगेगा. ठीक है, ठीक है. सो देखिए व्हाट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. ओके, सो नेक्स्ट chapter will continue in the next class. Okay, take care.